हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट लाइट बुक से चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस। सर्मन का मतलब होता है अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट। कोई भी धार्मिक स्पीच को सर्मन बोलते हैं। और बनारस एक शहर का नाम है, सिटी है ये उत्तर प्रदेश स्टेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा गौतम बुद्धा, जिनका जन्म हुआ था 563 BC में। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और इनका डेथ हुआ था 483 BC में। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया। तो इनका जो जन्म हुआ था वो एक राजकुमार के रूप में हुआ था और इनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ गौतम। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्दर्न इंडिया में। उस समय में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। नेपाल उस समय नहीं था, वो इंडिया में ही था। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. जब उनका उम्र 12 साल हो गया तो उन्हें स्कूलिंग करने के लिए भेजा गया और उन्होंने स्कूल में क्या स्टडी किया? हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जैसे कि वेदास हो गए, उपनिषद, पुराणास, ये सब उन्होंने स्टडी किया। और 4 साल बाद, मतलब जब वो 16 साल के हो गए, तब वो घर वापस आए और उनका शादी कर दिया जाता है एक राजकुमारी के साथ में। उस राजकुमारी का नाम था यशोधरा। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। फिर उनका एक बेटा होता है, उस बेटे का नाम क्या है आपको पता ही होगा शायद, राहुल नाम पड़ता है, ठीक है। और वे लोग ऐसे 10 साल तक अपना जीवन बिताते हैं एज बिफिटेड। बिफिटेड मतलब डिसेंट या फिर प्रॉपर, काफ़ी एक डिसेंट रॉयल्टी के साथ एक शाही राजकुमार का जो जीवन है वो लोग जीते हैं, ठीक है। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world while out on hunting chanced upon ये सब। तो देखिए, जब उनका उम्र 25 साल जब हो जाता है, तब जो हमारे राजकुमार है मतलब सिद्धार्थ गौतम है, ये शील्डेड मतलब प्रोटेक्टेड, और हेयर टू फोर का मतलब होता है बिफोर। अभी तक इन्हें शील्ड करके प्रोटेक्ट करके रखा गया था फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ अपने महल में जीवन बिता रहे थे, इन्हें पता नहीं था कि वर्ल्ड में किस किस टाइप का सफरिंग्स है। सफरिंग्स के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वर्ल्ड में कुछ दुख भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार ये हंटिंग के लिए निकलते हैं और चांस्ड अपॉन का मतलब होता है मीट बाई चांस। ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। ये शील्डेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, और चांस्ड अपॉन का मीनिंग भी पूछते हैं आपसे एग्जाम में। तो जब ये हंटिंग करने के लिए निकले थे तो इन्हें क्या क्या देखने को मिला? देखिए, 4 चीज़ इन्हें देखने को मिला। अ सिक मैन, सबसे पहले इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एजेड मैन, काफ़ी एक बूढ़ा इंसान को देखा इन्होंने। फिर इन्होंने देखा एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब एक सब यात्रा जिसको बोलते हैं, लाश जलाने के लिए सब जा रहे थे। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। फाइनली इन्होंने देखा एक साधु या फिर मुनि भिक्षा मांग रहे थे खाने के लिए, ठीक है। तो ये 4 साइट उन्होंने देखा। इसको 4 ग्रेट साइट्स बोलते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था अ सिक मैन, एन एजेड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन, अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। ये 4 ग्रेट साइट्स है। यही साइट इनका लाइफ बदल के रख दिया। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो जब सिद्धार्थ गौतम ने ये सब साइट्स को देखा तो इतने प्रभावित हो गए कि वो एक बार में डिसीजन ले लिए कि वो अब बाहर की दुनिया में जाएंगे। मतलब वो अब अपने महल से बाहर निकलेंगे, क्या करने के लिए? टू सीक इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, ठीक है। उन्हें ज्ञान चाहिए था, किस चीज़ से रिलेटेड ज्ञान? कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। उन्होंने इतना सारा जो दुख देखा, ये दुख का रीज़न क्या है और ये दुख सॉल्व कैसे होगा, ये चीज़ का ज्ञान लेने के लिए वो घर से निकल पड़े। और इस ज्ञान लेने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? एनलाइटनमेंट, ठीक है। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। तो वो 7 साल तक भटकते रहे और फाइनली कहाँ बैठ गए? एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वाउड टू स्टे अनटिल एनलाइटनमेंट केम। वहाँ पे उन्होंने शपथ ले लिया कि वो वहाँ तक पीपल के पेड़ के नीचे तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें वो एनलाइटनमेंट मिल ना जाए। एनलाइटनड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। तो उन्हें 7 दिन बाद एनलाइटनमेंट मिल गया और उन्होंने उस ट्री को रीनेम कर दिया और उसका नाम कर दिया बोधि ट्री। बोधि ट्री मतलब ट्री ऑफ विजडम, मतलब इस पेड़ के नीचे बैठने से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, ठीक है। यह है बोधि ट्री का मतलब। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और फिर उन्होंने एनलाइटनमेंट का बाद जो भी उन्हें ज्ञान मिला उसको वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए और अपना जो कलीग्स है या फिर जो बाकी लोग हैं उनसे शेयर करना स्टार्ट कर दिए जो भी उन्हें ज्ञान मिला। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड। तो अभी तक गौतम बुद्धा का नाम क्या था? हमने देखा था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। लेकिन इनलाइटनमेंट का बाद उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्धा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? अब गौतम बुद्धा बोलते हैं।
बुद्धा का मतलब होता है द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, ऐसा इंसान जो जागृत हो चुका है, मतलब जिसे ज्ञान मिल चुका है, उसको बोलते हैं बुद्धा। ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। गौतम बुद्धा ने अपना पहला सर्मन कहाँ पे दिया? बनारस सिटी में दिया। ठीक है। और बनारस जो है इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है एज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस। गंगा नदी के किनारे कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं, लेकिन बनारस एक ऐसा प्लेस है जो सबसे ज़्यादा पवित्र और होली माना जाता है। ठीक है। और ये डिपिंग प्लेसेस मतलब लोग यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। डिपिंग प्लेसेस मतलब बाथिंग। ठीक है, वो लिखा हुआ है। तो पहला सर्मन गौतम बुद्धा ने बनारस में दिया। तो डैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर। तो वही सर्मन को अच्छे से बचा कर रखा गया है और नीचे एक स्टोरी के माध्यम से वो सर्मन को यहाँ पे बताया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो ये स्टोरी को पढ़ के हमें समझ में आएगा कि गौतम बुद्धा का क्या विचार है अबाउट इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा ना जा सके। हम लोग सफरिंग को समझ नहीं पाते हैं कि सफरिंग ये हो क्यों रहा है, इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है। तो इस ऐसे सफरिंग से रिलेटेड बुद्धा का क्या विजडम है वो हम इस स्टोरी को पढ़ के जानेंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसा है। कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी नाम की एक महिला होती है, उसका एक ही बेटा होता है और वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। और वो काफ़ी दुख में अपने मरे हुए बेटे को लेकर सभी पड़ोसियों के घर में जाती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे बोलती है कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, इसे कुछ दवाई दीजिए। एंड द पीपल सेड सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। और लोग बोलते थे कि ये महिला पागल हो चुकी है, अपना होश गंवा चुकी है, क्योंकि ये लड़का तो मर चुका है और ये उसके लिए दवाई मांग रही है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। तो एट लेंथ मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर बाद कीसा गौतमी को ऐसा इंसान मिलता है जो उसके रिक्वेस्ट को रिप्लाई करता है। वो इंसान बोलता है कि आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। दी मतलब यू और दाई मतलब योर। ठीक है। बोलता है कि मैं तुम्हारे लड़के के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे फिजिशियन, ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जो तुम्हें इसका दवाई दे देगा। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। और वो लड़की बोलती है, मतलब कीसा गौतमी बोलती है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सर, बताइए वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो मैन रिप्लाई देता है कि गो टू साक्यामुनि द बुद्धा। आप साक्यामुनि के पास जाइए, गौतम बुद्धा के पास। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। तो कीसा गौतमी रिपेयर टू का मतलब होता है वेंट टू। कीसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और रोते हुए बोलती है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप मुझे ऐसा दवाई दीजिए जिससे मेरा लड़का ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, गौतम बुद्धा जवाब देते हैं कि आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बोलते कि मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज दो। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट द बुद्धा एडेड। और जैसे ही वो लड़की उठी वो मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए, तभी बुद्धा ऐड करते हैं कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। बोलता है कि तुम वो सरसों के बीज उसी घर से लेके आना जिस घर में ना कोई बच्चा मरा हो, ना किसी का पति मरा हो, ना किसी का माता पिता मरा हो और ना ही कोई दोस्त मरा हो। ऐसे ही घर से लेकर आना जहाँ कोई ना मरा हो। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। तो वो बेचारी कीसा गौतमी अब सभी के घर जाती है फिर से। तो यहाँ पे कीसा गौतमी 2 बार लोगों के घर जाती है। पहली बार जो घर जाती है उसमें वो दवाई मांगने के लिए जाती है और दवाई उसे मिलता नहीं है। और दूसरी बार भी वो घर जाती है, लेकिन लोगों के घर जाती है, लेकिन क्या मांगने के लिए जाती है? मस्टर्ड सीड मांगने के लिए जाती है। देखते हैं उसे मिलता है कि नहीं। तो लोग उस पर काफ़ी दया खाते थे और बोलते थे कि ये रो तुम्हारा मस्टर्ड का सीड, ये ले जाओ तुम। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जैसे ही वो पूछती थी कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, पूछती थी कि क्या आपके घर में कोई बेटा या फिर बेटी या फिर माता पिता, कोई भी आपके फैमिली में मरा है क्या? दे आंसर्ड हर, तो वो लोग जवाब देते थे अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। बोलते थे कि दुख का बात तो ये है कि जो जिंदा लोग हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन मरे लोगों की नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, मतलब आप मुझे अपना दुख याद मत कराइए, ठीक है। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे किसी का प्यारा, किसी का रिलेटिव मरा ना हो, ठीक है। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज द फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तो कीसा गौतमी काफ़ी वेरी मतलब टायर्ड और काफ़ी निराश, थक जाती है, निराश हो जाती है और थक हार के वो कहाँ पे बैठ जाती है? एट द वे साइड, रास्ते किनारे बैठ जाती है
और बैठ के क्या देखती है, शहर के जो लाइट्स थे उसको देख रही होती है। एज द फ्लिकर्ड अप, और देखती है कि वो लाइट कैसे भगभगा रहे हैं, एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और भगभगा के वो लाइट सब बुझ जाते हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और लास्ट में उस रात में हर जगह क्या था, अंधेरा ही अंधेरा था। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और इससे जो किसा गौतमी थी उसको समझ में आ जाता है कि फेट मतलब फ्यूचर ऑफ मैन क्या होता है, इंसानों का लाइफ क्या होता है। उनका लाइफ भी इन लाइट्स की तरह फ्लिकर अप होता है, भगभगाता है जवानी में, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर वो लाइट बुझ जाता है, मतलब इंसान मर जाते हैं। तो ये जो जितना अंडरलाइन किया हुआ ये चीज़ किसा गौतमी को रियलाइज़ होता है, ठीक है, कि इंसान का जीवन भी हर चीज़ की तरह कभी ना कभी मरना ही है, ये चीज़ उसे रियलाइज़ होता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और किसा गौतमी अपने मन में सोचती है कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी को आना है, ठीक है, सभी को एक दिन मरना है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टिलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। लेकिन देखिए अब ये स्टोरी का सबसे मेन लाइन है, वैली ऑफ डेसोलेशन मतलब एरिया विच इज़ फील्ड विद डीप सॉरो। इस दुख भरे संसार में एक ही रास्ता है जो उसे अमर बना सकता है। इमॉर्टिलिटी मतलब जो ना मरे, ठीक है, तो अमर बनने का रास्ता क्या है, हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो इंसान अपना सारा स्वार्थ सरेंडर कर दे, हटा दे अपने मन से, वो इंसान क्या हो जाएगा, अमर बन जाएगा। तो इस दुख भरे संसार में यही एक रास्ता है इमॉर्टल बनने का। तो ये सबसे मेन लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किसा गौतमी ने क्या रियलाइज़ किया इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब गौतम बुद्धा कुछ बोलते हैं। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। गौतम बुद्धा बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे, इस वर्ल्ड में जितने भी मॉर्टल्स है, मॉर्टल्स मतलब दोज बाउंड टू डाई, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, उनका जो लाइफ है वो ट्रबल से भरा हुआ है, दुख आते रहेगा। ब्रीफ छोटा सा लाइफ है, आगे चल के मर जाना है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और इस पूरे ही लाइफ में हमें कुछ ना कुछ दर्द या फिर सफरिंग्स होता रहेगा। काफ़ी अच्छा बात इन्होंने कहा। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। उन्होंने ऐसा कहा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो इंसान जो जन्म लिया है वो डेथ को अवॉइड कर पाए, ठीक है, मतलब कैन नॉट अवॉइड डेथ, ठीक है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ, बुढ़ापे के बाद मौत आना ही आना है, ये बात उन्होंने कहा। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, तो ऐसा ही लिविंग बींग्स का नेचर है, ठीक है। डेथ इज सर्टेन। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो उन्होंने अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेकर समझाया है कि जैसे कि कोई फल जो पक जाता है वो उसका हमेशा खतरा रहता है टूट के गिरने का, ठीक उसी तरीके से ऐसा इंसान जो जन्म ले लेता है एक बार, वो उसका हमेशा ही डर रहता है मरने का, ठीक है, कभी भी वो मर सकता है। एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाई, एक और एग्जाम्पल वो लेते हैं कुम्हार का, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का। वो बोलते हैं कि एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाई द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। जैसे कि कोई पॉटर, कोई कुम्हार जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाता है उसका अंत कैसे होता है, टूट के ही होता है, उसी तरीके से जो लाइफ है वो भी उसी तरीके से है, उसका भी अंत मर के ही होगा, ठीक है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है। वो बोलते हैं कि कोई छोटा हो या फिर बड़ा हो, कोई बेवकूफ़ हो या फिर समझदार हो, सभी को मौत के हाथों लगना है, ठीक है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को एक दिन मरना है, ये बात वो बोलते हैं। मतलब डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, उन्होंने ये कहा है यहाँ पे। ऑफ दोज हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉट किन्समैन देयर रिलेशंस। तो वो बोलते हैं कि वो लोग जिसे डेथ ओवरकम कर लेता है, ठीक है, मतलब डेथ एक बार जिसको पकड़ लिया, मौत जिसको एक बार पकड़ लिया, वो इस लाइफ को छोड़ के चले जाते हैं। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है और कोई रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को नहीं बचा सकता है, कोई तरीका नहीं है, एक बार डेथ आ गया तो, ठीक है। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। इस बात को ध्यान रखो कि रिलेटिव्स देखते रह जाएंगे और रोते रह जाएंगे, अफसोस करते रह जाएंगे, और एक एक करके जितने भी मॉर्टल्स, जितने भी जीव है इस पृथ्वी पे, वो सब यहाँ से चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक बैल को ले जाया जाता है कसाई खाने में, ठीक है, उसे मारने के लिए। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इस वर्ल्ड में हमेशा से क्या रहा है, डेथ रहा है और डिके रहा है। इसीलिए जो समझदार होते हैं, जो वाइज होते हैं, वो कभी भी दुख नहीं मनाते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। यही दुनिया का रीति है, ठीक है, इस नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड ये अफ्लिक्टेड विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
अफ्लिक्टेड मीन्स होता है अफेक्टेड बाई सफरिंग, डिजीज और पेन, कोई भी चीज़ को सफ़र करना। तो यहाँ पे वर्ल्ड सफ़र कर रहा है किससे? डेथ से और डिके से, ठीक है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। गौतम बुद्धा बोलते हैं कि कितना भी रोइए, कितना भी दुख मनाइए, इससे शांति नहीं मिलेगा। इसके विपरीत वो जो दुख है वो और भी बढ़ता चला जाएगा। जितना रोएंगे, जितना शोक मनाएंगे, वो दुख और बढ़ता चला जाएगा और उसका बॉडी सफ़र करेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सीक एंड पेल, रो रो के आप बीमार पड़ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। येट द डेड आर नॉट सेव बाई हिज लेमेंटेशन, लेकिन जो मर चुका है, आप कितना भी दुख मना लीजिए, कितना भी रो लीजिए, लेमेंटेशन मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, कितना भी दुख दिखा लीजिए, वो मरा हुआ इंसान वापस नहीं आएगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। तो ऐसा इंसान जिसको थोड़ा शांति चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। उसे अपने कमान से ये तीर निकाल देना चाहिए। रोने धोने का, कंप्लेन करने का, दुख मनाने का, ये सब चीज़ जितना जल्दी छोड़ दो उतना बेहतर रहेगा, उतना जल्दी पीस मिलेगा, ठीक है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेसड। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा बात उन्होंने कहा, ऐसा इंसान जो ये तीर निकाल चुका है, ये एरो निकाल चुका है। कौन सा एरो? एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंप्लेन एंड ग्रीफ। तो ऐसा इंसान जो इस सब चीज़ों से पीछा छुड़ा लिया है, वो इंसान कंपोज्ड मतलब काफ़ी काम बन जाएगा, काफ़ी शांत रहेगा, और ऐसे इंसान को ही पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है, शांति मिलेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और ऐसा इंसान जो सारे दुखों से ऊपर उठ जाए, वो इंसान को और कोई दुख नहीं होगा। और यही एक तरीका है जिससे हम अपने सफरिंग को कम कर सकते हैं, ठीक है, और बी ब्लेसेड, ठीक है। तो ऐसा करके वो एंड करते हैं। तो ये जितना भी अंडरलाइन किया गया है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप जब भी आंसर लिखेंगे इससे रिलेटेड, तो ये सब जो फ्रेजेस है आपके आंसर में होना चाहिए। जितने भी अंडरलाइन किए हुए ये सब मेन पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होता है। और ये स्टोरी का सोर्स ये रहा बेटी रेनशॉ, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975। इस बुक से ये स्टोरी को उठाया गया है, ठीक है। तो बस यही है फिर ये स्टोरी। वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये देखिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्धा के अर्ली लाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यही है फिर, तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये स्टोरी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और भी चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो, आप उसको चेकआउट कीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।